Hey guys, this side Vinay Juneja. Welcome to this amazing YouTube channel of IBPS Hub. आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Hub YouTube चैनल पर. So let's get started. So guys, IBPS RRB क्लर्क मेंस के मेमोरी बेस्ड पेपर सीरीज हमारी चल रही है एंड आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशंस रीजनिंग पार्ट 2. हमने कराया था रीजनिंग पार्ट 1 और आज हम करेंगे पार्ट 2 गाइस. ठीक है, इसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अच्छे लेवल के. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको बताना होता है कि डाटा 1 से अगर आपको स्टेटमेंट मिल रहा है आंसर का तो सही है, डाटा 2 से मिल रहा है तो वही ठीक है. अगर दोनों में से मिल रहा है तो आपको इधर लगाना होता है. अगर दोनों से मिल रहा है, दोनों को मिला के मिल रहा है तो आपको बोथ बोलना पड़ता है. अगर दोनों से आंसर निकल के नहीं आ रहा तो आपको नन करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं गाइस क्या आंसर आपका होगा. क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं. आपके सामने क्वेश्चन है 5 पर्सन्स KLMNO are sitting around a circular table. ठीक है, तो कितने पर्सन्स है? 5. KLMNO facing the center. Who among the following sit immediate right of O? पहले तो देखा करो O पहली स्टेटमेंट में है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या है सिस्टम. NL KLMK KLMK MNNL कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा. ओ कहीं पे भी नहीं दे रखा. हो सकता है कि चारों पर्सन की सेटिंग बिठा के ओ का पता चल जाए, तो हम देख लेते हैं, है ना. तो देखो पहले 1 2 3 4 5. ठीक है, तो K sits to the second to the left of the L. ठीक है, K यहाँ पे बैठ गया. M is an immediate neighbor of K. तो ठीक है, मैं 2 बना लेता हूँ. तो यहाँ पे आपका एक L आ गया, यहाँ पे K आ गया और यहाँ पे आपका M आ गया. और ये क्या करें, 2 पर्सन सेट बिटवीन M and N. ओके, 1 2 N एन यहाँ पे आ गया. अब ये एम एन 2 पर्सन के बीच में आ गया. एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत. और एल के आसपास इमीडिएट नेबर एन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही. तो आपका क्या आंसर बना? ओ, है ना. तो यहाँ पे आपका ओ आ गया. नहीं, अभी 2 3 1 2 3 4. हाँ सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, ये मैंने गलती से बना दिया. यहाँ पे देखो दोबारा से 1 2 3 4 5. यहाँ पे देखो एल ये रहा, के ये रहा, एम ये रहा और एन ये रहा. एन एल पास नहीं आएगा, तो हमने एम को यहाँ पे रख दिया. और एम और एन के बीच में 2 बंदे आने हैं, तो 2 पर्सन बैठा के एन यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया, है ना. नहीं नहीं सॉरी, ओ यहाँ पे आएगा बच्चों, मैं भूल गया था. ये एन यहाँ पे है ना. तो के और एन एम एल ओ. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट पूरा. तो आपका पता चल गया आपको, है ना. अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट से भी बन रहा है क्या, तो देख लेते हैं. 1 2 3 4 5. तो n sits second to the right of the L. ओके, n sits second to the right of the L. K is not an immediate member of L. ठीक है, K आसपास से नहीं आएगा तो K यहीं पे आएगा. ऑब्वियसली 3 5 ही बंदे हैं. तो यहाँ पे देखते हैं M sits immediate right of K. ओके, immediate right, लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा. K राइट पे M है. ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया कि लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा. तो ओ आपका यहाँ पे आ गया, तो आपका आंसर बन रहा है. तो आंसर होगा इधर और, मतलब हम दोनों से आंसर निकाल पा रहे हैं. ठीक है ना, मतलब कोई भी स्टेटमेंट ले लो, दोनों से आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर यही होगा इधर और. आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो यहाँ पे 6 पर्सन था. PQRSTU were born in 6 different months: June, July, August, September, August, October, November, December. Only one person was born in 1 month, obviously. Who among the following was born in a month immediately before you? You से ठीक पहले कौन सा पर्सन है जो पहले उससे पहले ठीक पहले पैदा हुआ था. ठीक है, ये आपको बताना है आंसर करके. तो अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं. पहले सेकंड स्टेटमेंट उठाते हैं, हम देखते हैं कि इससे बन पाता है या नहीं बन पाता. तो देखो, P was born in October. पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं वो. जून, जुलाई एंड अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना. ये आपका 6 मंथ है. 1 2 3 4 5 6. हाँ, तो ये क्या करें, P was born in October. ठीक है, P यहाँ पे अक्टूबर में है. एंड Q was born after P. Q was born after P. तो Q यहाँ पे आ सकता है. यहाँ पे हम अगर दूसरी स्टेटमेंट बनाए तो P यहाँ पे Q आ सकता है ना. सिंपल है. ओनली 2 पर्सन सेट बिटवीन ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन Q एंड T. तो Q और T के बीच में 2 पर्सन्स हैं, तो 1 2 T यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट में. यहाँ पे देखो तो नीचे हो नहीं सकता, तो 1 2 T यहाँ पे आ गया. तो ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन U एंड S. ओके, U वॉज बॉर्न बिफोर S. तो U S से पहले हुआ है, तो S इसके बाद हुआ है, और 2 पर्सन इसके बीच में है. तो टी अगर यहाँ पे, तो एस को यहाँ पे बैठाऊंगा तो 1 2 यू यहाँ पे नहीं आ सकता. अगर मैं एस को यहाँ पे बैठाऊं और 1 2 यहाँ पे बैठाऊं, नहीं हो पाएगा. अगर मैं एस को जुलाई में बैठाऊं तो 1 2 यू यहाँ पे आ गया. आपका आंसर बन गया, सेट हो गया, काम खत्म. आपका आंसर हो जाएगा
ओनली सेकंड स्टेटमेंट कैन फॉलो, बिकॉज ऊपर वाले स्टेटमेंट में यू दे नहीं रखा, बट फिर भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, एक बार मैं सब आपके लिए ये मिटा देता हूँ। तो हम ये सारे मंथ तो रखेंगे बिल्कुल, बट ये हटा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखो, अब यहाँ पे पेन ले लेते हैं। हाँ, और यहाँ पे आपका जून मंथ था। तो देखो, एस वॉज बोर्न आफ्टर अगस्त। ठीक है, आफ्टर अगस्त के दो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, या तो वो अक्टूबर में हुआ है या नवंबर में हुआ है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि दिसंबर में क्यों बॉर्न नहीं हुआ। ओनली 1% बॉर्न बिटवीन एस एंड टी। तो टी यहाँ पे भी आ सकता है और टी यहाँ पे भी आ सकता है। अब only one person was born between Q and P, हमें कुछ नहीं पता। Q was born after S, ओके, Q was born after S, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए दिसंबर में नहीं रखा था S को। ठीक है, तो S के बाद ही Q का बर्थ हुआ है, तो यहाँ पे आ गया, बॉर्न हुआ है यहाँ पे, तो Q यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं, only 2 person were born between R and P। ठीक है, तो R and P के बीच में भी 2 persons है, और एक और स्टेटमेंट था कि ओनली 1% वाज बॉर्न बिटवीन Q एंड P। ओके, तो P अगर यहाँ पे है तो एक दो R यहाँ पे आ गया, और आपका एक और था ओनली 1% बिटवीन S एंड T। S एंड T भी हमने बैठा लिया। S was born आफ्टर अगस्त हो गया। ओनली 1% was born between Q and P। Q was born after S, बिल्कुल सही। ओनली 2 persons were born between R and P, बिल्कुल सही। सब स्टेटमेंट बन गई, तो आपका यहाँ पे भी आंसर आ गया। तो ये आपका यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर बनेगा कि देखो ना, यू वॉज बॉर्न बिफोर एस, तो आपको जून में पैदा हुआ होगा, है ना, तो इसलिए तो यू और एस के बीच में 2% होने चाहिए थे, वो आपका पूरा हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 आपका स्टेटमेंट यहाँ पे बन गया है। तो इसका भी आंसर होगा ईदर और। ठीक है, सिंपल। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स आर एस टी वाई एक्स वाई जेड, हु इज द फादर ऑफ द वाई। ओके, देख लेते हैं। एक्स इज द सन इन लॉ ऑफ आर। ठीक है, एक्स इज द सन इन लॉ, मतलब इसकी कोई बेटी है, उसका ये हस्बैंड है। ठीक है, एज जेड इज द ओनली सन ऑफ द टी। ओके, जेड इज द ओनली सन ऑफ द टी। ठीक है, टी इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई। अब हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं चल पा रहा, तो हम दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। वाई इज द सन ऑफ द एस, हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ जेड। ओके, तो Z की सिस्टर S, और Y सन है S का। ठीक है, और R इज द मदर ऑफ द Z, तो R मदर है Z की, और T भी आ गया, 1 2 3 4 5, Y भी यहाँ पे आपका आ गया, और R की कोई बेटी है ना, जिसकी शादी X से हुई है, तो वो S है ना, ऑब्वियसली सिंपल है यार। तो आपका ये स्टेटमेंट पूरा बन गया। और यहाँ पे क्या कहता है, Z इज द ओनली सन ऑफ द T, तो एस उनकी डॉटर है, तो ये मेल है, मेल फीमेल इनके रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन, सॉरी शादी का। एंड यहाँ पे आर आ गया, तो आप देख सकते हो टी इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई, तो टी यहाँ पे है और वाई यहाँ पे, सॉरी, तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट बन गया। तो इसमें आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इससे इसका ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, 6 persons GHIJKL are living in 6 different floors, as first floor is numbered as 1 and top floor is numbered as 6। तो ठीक है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका प्रॉपर बन गया। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका पूरा बन गया। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा है ये। विच ऑफ द अमंग लिव्स इमीडिएटली अबव जे, जे के ठीक ऊपर कौन है, आपको ये बताना है। देखते हैं हम। L lives on even number floor। ठीक है, L lives on even number floor, तो L यहाँ पे आ सकता है। हम यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बनाएंगे, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। अब देखते हैं, ओनली 1 person live between G and L। ठीक है, तो G यहाँ पे आ गया हमारा। एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं पूरा तरीके से इसको बना लूँ। तो जी हमारा यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो जी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसका ये जी यहाँ पे हमने बना दिया, और एल यहाँ पे है तो हमने जी यहाँ पे बना दिया, सिंपल। अब हम देखते हैं, 2 person लिव बिटवीन जी एंड एच। ओके, 2 person लिव बिटवीन जी एंड एच, 1 2 एच, तो यहाँ पे जी है 1 2 एच। ठीक है, और यहाँ पे जी है, तो 1 2 ऊपर हो नहीं सकता, नीचे आएगा 1 2 एच। ठीक है, अब देखते हैं, एंड आई लिव्स इमीडिएटली अबव के, के ऊपर ठीक आई है। ओके, के और आई का बना है यहाँ पे, बिल्कुल के ऊपर आई आ सकती है, के ऊपर आई आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, के ऊपर आई हो गई, के ऊपर आई आ सकती है यहाँ पे, बिल्कुल आ गई, है ना। एंड आई लिव्स इमीडिएटली अबव के बट नॉट बिलो एच। अच्छा, वो एच के नीचे नहीं है, तो आपका एच कहाँ पे है, एच के नीचे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत। एच के नीचे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों में से आपका आंसर होगा। अब ये क्या कह रहा था कि अबव जे, तो 1 2 3 4 5
आपका स्टेटमेंट बन गया, जे हो गया तो आपका आंसर आ गया जी, और जे यहाँ पे होगा तो ये एल आ गया आपका। तो आपका दोनों से स्टेटमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका आंसर बनेगा। दोबारा से बना लेंगे इसको, अच्छे तरीके से इरेज कर लेते हैं बच्चों। सॉरी, हाँ, तो देखो अब इरेज करते हैं 1 मिनट, ताकि आपको ठीक तरीके से ये सब कुछ दिखे। चलो अब हम लगते हैं काम पे, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो K lives immediately above J. K does not even on even number floor. तो K 1, 3, 5 पे है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके 2 स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, टोटल 1, 2, 3 स्टेटमेंट हो जाएंगी। तो K lives immediately above G and K does not live on even number floor, ठीक है। तो K यहाँ पे आ गया, K यहाँ पे आ गया और K यहाँ पे आ गया, और ये क्या कह रहा है, K lives immediately above G, तो नीचे आ जाएगा इसका ठीक नीचे G। तो यहाँ पे आ गया K, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका दूसरा तीसरा आपका जो है ये बनेगा अरेंजमेंट। तो J lives below G, ओके, J lives below G, तो J या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो आपका K ये रहा, J ये रहा, ठीक है। तो आप देखते हैं हम कैसे ये आपका प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड एच, ओके, जे और एच के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये आपका कितने प्यार है, 2 प्यार है ना। तो जे और एच का यहाँ पे रिलेशन नहीं बन पा रहा। तो अगर मैं इसको 2 पे रखूँ और इसको 1 पे रखूँ, तो जे और एच के बीच में यहाँ पे रिलेशन नहीं बन पा सकता, बिकॉज के यहाँ पे, तो एच के लिए आपको एक जगह खाली चाहिए जो कि यहाँ पे नीचे बन रही है आपकी। तो हो गया कंप्लीट पूरा आपका। और क्या कह रहा था ये, एल लिव्स अबव आई, अबव आई मतलब एल लिव्स अबव आई, एल के ऊपर आई के ऊपर एल है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर आई यहाँ पे है तो एल यहाँ पे आप बिठा लीजिए, खत्म कहानी, हो गया सिंपल, आपका आंसर बन गया। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आंसर मिल रहा है, तो आंसर होगा आपका ओनली सेकंड, ठीक है, दैट सिंपल। तो ओनली सेकंड आपका आंसर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ फैमिली ऑफ 7 पर्संस ए जे के एन वी सी क्यू, हु इज द मदर ऑफ द सी, सी की मॉम कौन है, ठीक है। देखो, तो V इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू का ब्रदर इन लॉ V है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू की ऑब्वियसली कोई बहन होगी जिससे इसकी शादी और की है, ठीक है ना। अब ये क्यू कौन है ये भी पता नहीं है, बिकॉज V ब्रदर इन लॉ है, बट इसका रिलेशन नहीं पता हमें, ये उसकी सिस्टर है, सिस्टर की अपनी, या ब्रदर है उसका। तो देखते हैं, K इज द ब्रदर ऑफ द V, ओके, K इज द ब्रदर ऑफ द V, ठीक है। ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ द सी, अब हमें पता ही नहीं ए सी का रिलेशन, हु इज द फीमेल, ठीक लेते हैं, देख लेते हैं, अभी कुछ नहीं पता। ए इज मैरिड टू जे, और ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ जे, ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ओके, एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, तो एन उनकी बहू है, तो उनका कोई एक बेटा है ऑब्वियसली, और वो कौन है वह हम देख लेंगे। तो के इज द सन ऑफ द जे, ओके, के इज द सन ऑफ द जे, तो के उनका बेटा हो गया, ठीक है। के और एन की शादी और की है, और वी की भी शादी और की है, किसी के साथ जिसका ब्रदर या सिस्टर क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, के इज द सन ऑफ द जे एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, ठीक है, ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, ओके। तो के इज द सन ऑफ जे, के इज द सन ऑफ द जे एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, इसका मतलब क्या बना, एन जो है वो इनसे रिश्ता नहीं बनाता एन का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बिकॉज ए और एन का तो कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं, है तो बहू है ना, सिंपल बात है। तो के इज द सन ऑफ द जे, ठीक है, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी शादी किसी और से और की है, तो मेरे ख्याल से वो शादी इसके वी से और की होगी, बिकॉज वी मेल था एन फीमेल है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। एन इज नॉट मदर ऑफ सी, एन मदर नहीं है सी की, तो ये आपको कैसे देखना है, देखते हैं दोबारा, एन इज नॉट मदर ऑफ सी। तो दोबारा से देखते हैं एक मिनट पूरे स्टेटमेंट को, ये क्या कहना चाहता क्या है आखिरकार, ठीक है। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको, ए इज मैरिड टू जे, एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, एन डॉटर इन लॉ है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ए जे एन डॉटर इन लॉ है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, के इज द सन ऑफ द जे, के इज द सन ऑफ द जे, ठीक है, एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एन इज नॉट मदर ऑफ सी, अब हम ऊपर वाली स्टेटमेंट लेते हैं, वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, के इज द ब्रदर ऑफ द वी, अब के का ब्रदर है वी, तो वी ने शादी करके एन से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, वी ने
शादी करके एन से, एंड ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ द सी, तो ग्रैंडफादर ऑफ द सी है, तो वी और एन का सी से रिलेशन है, एंड एन इज नॉट मदर ऑफ द सी। अच्छा, एन इज नॉट मदर ऑफ द सी, तो यहाँ पे हो गया काम खत्म। तो 1 2 3 4 5 6, तो के का रिलेशन यहाँ पे बनेगा सी से, ठीक है। तो देखो क्यू इज द हु इज द मदर ऑफ द सी, तो के है क्या है पता नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अभी एक और जो पर्सन बचा वो यहाँ पे आएगा, कौन था, ए जे, ए जे हो गया, के एन हो गया, वी हो गया, है ना, सी हो गया, क्यू, क्यू यहाँ पे आ गया, तो क्यू इज द मदर ऑफ द सी। सिंपल आंसर आपका यही था एक्चुअली, तो आपका ये आंसर बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है कि 3 4 6 5 7 8 9 1, इसमें 1 को ऐड करा जाए सेकंड फोर्थ सिक्स एथ में, ठीक है, कर लेते हैं। तो देखो 5 6 9 और सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ, नहीं, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ, तो इसमें 5 होना था, इसमें 6 होना था, इसमें आपका होना था 9 और इसमें होना था 2, है ना, तो हो गया आपका। अब देखिए क्या रहा है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट थर्ड 5 7th, ओके, तो 2 5 एंड आपका यहाँ पे देखो 2 5, तो देखो 2 5 6, एंड इसके बाद क्या है 2 5 6 8, तो यहाँ पे आपका 8 आ गया, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आपका हो गया काम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड इन द न्यू नंबर, ओके देखो 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 9 8 2, तो 9 8 2 में से 9 8 तो नहीं हो रहा पर 2 हो रहा है, तो 3 डिजिट नंबर है आपके यहाँ पे, आपको नन ऑफ दीज में आंसर लगाना है। यहाँ पे आपको आंसर नहीं दे रखा, 5 और 6 है और 2 है, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, 6 5 एंड 2, ठीक है, आंसर नंबर सी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन दे रखे हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन में लाया हूँ आप सभी के सामने, देखते हैं। द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज बीन डिक्रीजिंग फ्रॉम पास्ट 1 year while the prices of the products offered by the company have also decreased from past 6 months। मतलब ये है कि पैसा जो रेवेन्यू मिलता है प्रॉफिट वो भी कम हो रहा है, एंड इनके जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स के वो भी कम हो रहे हैं, तो वो भी 6 महीने से। तो अब वो क्या रीजन नहीं हो सकता डाउनफॉल होने का ऑफ द रेवेन्यू, मतलब यह है कि रेवेन्यू गिरने का कौन सा रीजन नहीं बन सकता कंपनी ए के लिए। कंपनी बी इज ऑफरिंग सेम प्रोडक्ट एट मच लोअर प्राइसेस, अरे ऑब्वियसली अगर वो लोअर प्राइसेस पे करेगा तो बंदे वहां पे जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा आपका डाउनफॉल होगा, क्या होगा रेवेन्यू का, ये तो सही है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी इज नॉट अप टू अ डिजायरेबल लेवल, अब ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, अभी आगे देखते हैं। द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट offered by company A has been decreasing due to the usage of an old technology in it, ये बन सकता है बिल्कुल, अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी से यूज करोगे तो हो सकता है कोई खराब प्रोडक्ट निकल आए या कुछ दिक्कत आ जाए। अभी देखते हैं क्या है। देयर इज एन अब्रप्ट राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द कंपनी ए बट द डिमांड हैज नॉट चेंज अकॉर्डिंगली, नहीं ये कोई रीजन नहीं है। चाइनीज कंपनीज ऑफर्ड लेटर एंड चीप प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बेटर एंड चीप प्रोडक्ट्स देन इंडियन कंपनीज, ये रीजन भी बिल्कुल बकवास है। तो इन दोनों में से देखा जाए तो ये आपको रीजन बहुत ही बकवास लग रहा है कि भैया चाइनीज कंपनीज जो ऑफर करा है ज्यादा बेहतर और चीप प्रोडक्ट इंडियन कंपनीज, तो इसलिए इनका डाउनफॉल हो गए। अरे एक कंपनी का थोड़ा होगा, सब कंपनीज का होगा, कंपनी बी और सी का भी होगा, तो ये रीजन आपका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Today's children are different from the children of the previous generation. They are more interested in playing video games, है ना, और sitting hours on the play stations than in playing outdoor games। मतलब आजकल के जनरेशन अलग है, वो वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, घर में बैठ के अपने प्ले स्टेशन खेलना चाहते हैं, बाहर जाके खेलते नहीं हैं। दे आर मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, मतलब वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। These things are depriving the child from the developing their personality, इस वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उस चीज से थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। They lack the stamina and the strength of the previous generation। इसका मतलब यह है कि जो एक स्टेमिना और स्ट्रेंथ हुआ करता था प्रीवियस जनरेशन के अंदर, जो पिछली जनरेशन थी इससे पहले, वो इससे पीछे होते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या ये आपको अप्रोच रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वीकेंस द गिवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट को कमजोर करना है एक रीजन देके, तो यहाँ पे देखते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर मेंटली एक्टिव एज दिस हैज मेड चिल्ड्रन मच मोर ऑर्गेनाइज्ड and mature than in previous times।
देखते हैं। These gadgets are addicting. They have made the children so much addicted to PC and PS that they do not enjoy outdoor game anymore. हाँ बिल्कुल, इस वजह से हो सकता है बिल्कुल, बिकॉज इतनी एडिक्शन इसके अंदर भरी हुई है कि आपको पता ही नहीं चलता। बट आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव बात हो रही है, तो वो स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं है, तो आपको इस पे हामी नहीं भरनी है, आपको इसको निगलेक्ट करना है, इसको निगलेक्ट करना है। आपको कहना है कि नहीं उनमें भी बहुत हिम्मत है, इस तरीके से आपको बोलना है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। द चिल्ड्रन ऑफ प्रेजेंट टाइम आर नॉट फिजिकली एक्टिव, दीज चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग अ टीम प्ले एनीमोर, दे ग्रो अप टू बिकम शाय एंड इंट्रोवर्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग बोल्ड एंड एक्सट्रोवर्ट। नहीं, तो आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा कि ओनली वन, या ये आपको पॉजिटिवली एक तरह से वीकन कर रहा है स्टेटमेंट को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कमेटी ऑन रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटीज ऑफ कंट्री एक्स हैज सजेस्टेड अ बैन ऑन द यूज एंड सेल्स ऑफ ऑल द डीजल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स इन द सिटीज। एक कमेटी है, उन्होंने एयर पोल्यूशन की रिडक्शन के लिए एक्स कंट्री के अंदर और उनके सिटीज के लिए सजेस्ट किया है कि बैन कर दो यूज और सेल्स ऑफ ऑल द डीजल बेस्ड जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जनरेटर जो होते हैं आपके, उनको बैन कर दिया जाए। तो अब ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिपरकशंस इफ द सजेशंस ऑफ द कमिटी इज इम्प्लीमेंटेड। अगर इस चीज को हम हामी भर दें, कर दें, इसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो इसके क्या इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या इसके परिणाम होंगे, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ डीजल विल रिड्यूस शार्पली, नहीं इतना तो नहीं कह सकते, अभी देखते हैं। पोल्यूशन लेवल विल कम डाउन टू अ सेफर लेवल ऑन ऑल सिटीज, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। रेजिडेंट्स लिविंग इन द सिटीज विल फेस फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस, हाँ प्रिवेंट आउटेजेस होगा तो भैया दिक्कत तो होंगी। देयर विल बी अ रिडक्शन इन द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग डीजल जनरेटर्स, नहीं ये नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा आपका आंसर बनेगा मोस्ट प्रोबेबली आपका बी, ठीक है। आपको यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। एंड गाइस यहाँ पे एक और पजल आप सभी के सामने, इस पजल को आपके लिए होमवर्क है, आपको ये खुद होमवर्क में करके आनी है। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा जब मुझे कोई रिप्लाई मिलेगा आपकी तरफ से। तो मैंने बड़े अक्षर में यहाँ पे दे रखा है पूरा पजल, बहुत अच्छे लेवल का पजल है, खुद सॉल्व करिएगा। एंड इसका आंसर जैसे मुझे कोई रिप्लाई मिलते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जल्द से जल्द डालूंगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, मजा आया तो लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट करो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। एंड शेयर करो दोस्तों के साथ, उनको बताओ कि सर ला चुके हैं IBPS आरआरबी क्लर्क मेंस की मेमोरी बेस्ड पेपर सीरीज, जिसके अंदर आज हमने बात की है रीजनिंग पार्ट 2 की। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, सब्सक्राइब करो अभी के अभी। एंड मेरे साथ आप जुड़ सकते हो इस चैनल पे, इस पेज पे, सॉरी फेसबुक के www.facebook.com/IBPShub, यहाँ पे आइए मेरे साथ जुड़िए, मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। और गाइस अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, पर्सनल टच में आके बात करना चाहते हैं तो ये नंबर लिख लीजिए 9540037800। यहाँ पे आके मैसेज करिएगा, कॉल नहीं मिलता है, इसमें मैसेज करिएगा। अगर क्वेरी मुझे लगा आपको कॉल पे बात करनी चाहिए तो मैं वो भी करूंगा, डो नॉट वरी, ठीक है गाइस। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पेरेंट्स हेल्थ ऑल्सो, बाय बाय, टेक केयर।